तरीके से स्टडी की, घटना बार बार हो रही थी, तो उन्होंने एक नई फिनोमेनन के बारे में बताया कि कुछ इनविजिबल पेनिट्रेटिंग रेज हैं जो उससे निकल रही हैं, किससे, उस साल्ट के अंदर से। बाद में उन्हीं की एक पोलैंड की स्टूडेंट थी, इनका नाम था मैडम क्यूरी, और उनके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी। दोनों ने मिलकर के एक कंक्लूजन निकाला कि जो ये रेडिएशन से या जो रेडियो एक्टिविटी मिला है पर्टिकुलर न्यूक्लियस का है, ना कि पूरे साल्ट का है, और ये किसी भी फिजिकल इफेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, ना टेम्परेचर पे, ना प्रेशर पे, ना मैग्नेटिक मूवमेंट पे, ना कंसंट्रेशन पे। केवल डिपेंड करती है कि जो अमाउंट ऑफ सबस्टांस है, जो न्यूक्लियस है, वो कितना है। उसके बाद उन्होंने ही पोलोनियम नामक एलिमेंट की डिस्कवरी करी, उसे खोजा, और फिर उन्होंने लगभग 1 टन यूरेनियम से 0.15 ग्राम रेडियम निकाला, जो कि रेडियम 3 मिलियन टाइम ज्यादा रेडियोएक्टिव होता है कंपेयर टू यूरेनियम। क्लियर? ये सारी बेसिक बातें हम लोग कर चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेडियो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। जो रेडियो केमिस्ट्री होता है उसमें हम सिंपली वही पढ़ते हैं कि कौन से न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सारी बातें। तो रेडियो केमिस्ट्री, रेडियो केमिस्ट्री एक टर्म था, ठीक है। इस टर्म को एक्सप्लेन किया था सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कैमरून, 1910 में, है ना। 1910 में कैमरून ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब इस रेडियो केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे, कौन रेडियो एक्टिव होगा, कौन नहीं होगा। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस पढ़ेंगे, क्लियर है। उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेबल कब होता है, कब नहीं होता है, ठीक है। इनके एप्लीकेशन पार्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे, और इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्लियर है। इसके डिटेक्शन के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और साथ में हम इनकी काइनेटिक्स भी पढ़ेंगे, इनकी काइनेटिक्स कैसी होती है, किस तरीके से डिसइंटीग्रेट होते हैं, सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियो केमिस्ट्री के अंदर, क्लियर है। अब ये कितने तरीके की होती है, 4 तरीके की होती है। और आपसे कोई पूछे कि रेडियो केमिस्ट्री को कितने पार्ट में आप डिवाइड करेंगे सर, तो मैं कहूंगा 4 तरीके से। एक होता है जनरल रेडियो केमिस्ट्री, ये विजिबल है कि नहीं आप लोगों को दोनों साइड, हेलो, जनरल रेडियो केमिस्ट्री बताइएगा, मैं थोड़ा बहुत मोड़ दूंगा, ठीक है, विजिबल तो। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरे में क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे जो तीसरा टाइप है, उसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना, और उसका एप्लीकेशन। क्लियर है, रेडियो केमिस्ट्री का कुछ पार्ट है, और डिटेल्स में इन सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक चेंज से, एक तरीके का डिफरेंस क्रिएट करेंगे किसमें, जो जनरल रिएक्शंस होते हैं और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनके बीच का क्या चेंज होगा, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, और आप लोग भी देखेंगे कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, क्लियर है। तो रेडियो एक्टिव चेंज और केमिकल चेंज में क्या फर्क होता है उसको देखेंगे, रेडियो एक्टिव चेंज एंड केमिकल चेंज, रेडियो एक्टिव चेंज, और दूसरा क्या है हमारा, केमिकल चेंज, ठीक बात है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार, सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियो एक्टिव चेंज में पहले पॉइंट का कि ये क्या है, किस तरीके का फिनोमिनन है। तो देखिए भैया सभी लोग मेरे साथ, ये मान लीजिए एक एटम में बना रहा हूं,
ये एटम है, तो एटम के पास जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। उसके बाहर वाले यहाँ पे सेल में आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, राइट। तो इन दोनों को या इसमें जो भी लोग होते हैं उनको मिलाकर के कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दीजिए तो उनके टोटल नंबर को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। जो बाहर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। तो जब भी रेडियो एक्टिव चेंज की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियर फिनोमेना है। कैसा है? न्यूक्लियर फिनोमेना है। एक ऐसी परिघटना है, एक ऐसी फिनोमेनन है, ठीक है ना, जो किसके अंदर होती है? न्यूक्लियस की वजह से होती है या न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक फिनोमेनन होती है। जो केमिस्ट्री में रिएक्शन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फिनोमेनन है। कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक फिनोमेनन है। देखिए आप यहां तक इस फाइल में किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। बार वाला सर्कल क्या था सर? हाँ बेटा जी, बार वाला सर्कल क्या था वो? क्या नहीं दिख रहा है? बार वाला सर्कल क्या था वो? न्यूक्लियस के बाहर वाला। मैं समझा नहीं। न्यूक्लियर फिनोमिनन लिखा है 1 नंबर पे, फिर से बताओ बेटा। इलेक्ट्रॉन है वो, इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो अंदर है वो क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। और जो बाहर है इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? यस सर। हाँ जी। और बताओ, कोई डाउट हो किसी को? आगे बढ़ो। ठीक है। देखो, जब भी रेडियो एक्टिव चेंज होगा तो न्यू न्यूक्लियस मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? न्यू न्यूक्लियस आपके, न्यू आपके इन दिस चेंज। जब भी कहीं न्यूक्लियर चेंज होगा तो आप देखेंगे कि नया न्यूक्लियाई मिल जाएगा, एक नया एटम ही मिल जाएगा। यहाँ पे नया एटम नहीं मिलता है, यहाँ पे न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं। न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। एंड ये फॉलो करता है किसको? फॉलो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, ये दोनों चीजों को ये फॉलो करता है। किसको किसको? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को और प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को ये फॉलो करता है। ये फॉलो नहीं करता भाई। रेडियो एक्टिव जो चेंज होते हैं, यहाँ पर मास चेंज हो जाएगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला, है ना। डेल्टा एल इनटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है? तो यहाँ पर मास डिफेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? मास डिफेक्ट मिलता है। मतलब इस वाले रिएक्शंस में मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। जबकि केमिस्ट्री में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जो लॉ पढ़ा था, इसका नाम था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जो रशियन साइंटिस्ट लोमोनोसॉव ने, और जो फादर ऑफ केमिस्ट्री थे कौन थे बताइए आप लोग? एंटोनियो लेवाजियर। उनका कहना था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो ड्यूरिंग द रिएक्शंस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि दोनों साइड में एटम क्या होते थे? सेम होते थे। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है, एटम चेंज भी हो जाएंगे और एटम कम ज्यादा भी हो सकते हैं, और उनके बदले में आपको एनर्जी मिल सकती है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। और जब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन अपने आप इनवैलिड हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? हेलो, बताइए भाई।
नो सर। बोला भी तो यार, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो तब पूछोगे तभी तो बता पाऊंगा, पता नहीं चलेगा तुम लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। तो हम देख रहे थे क्या, रेडियो एक्टिव चेंज, ठीक है ना, और फिजिकल चेंज। अगली बार मतलब चौथा पॉइंट हम लिखने वाले हैं, फोर्थ पॉइंट, ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव चेंज, ठीक है, पहले अल्फा और बीटा इमिट करेंगे, इमिशन होगा जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इमिशन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी इमिशन। और जब ये इमिशन हो जाएगा उसके बाद ही साथ साथ ही उसके बाद ही या तो अल्फा या तो बीटा या दोनों पहले इमिट हो जाएगी, इसको प्राइमरी इमिशन कहते हैं, तब गामा इमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना, गामा इमिशन होगा। याद रखिएगा, साथ साथ नहीं होते, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेकेंडरी इमिशन, ठीक है, सेकेंडरी इमिशन सब पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे ऐसा कोई इमिशन नहीं होता है, नो सच इमिशन, यहाँ पे इस तरह की कोई रेज नहीं निकलती है, ठीक है, किसमें, केमिस्ट्री वाले रिएक्शंस में, नो सच इमिशन। तो ये चौथा बड़ा डिफरेंस है दोनों टाइप के चेंज में। अगला देखते हैं, जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार पूछा गया एग्जाम में, मैं स्टार लगा देता हूं इसमें, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन, ये जो रेडियो एक्टिव चेंज होते हैं ये डिपेंड नहीं करते, किस पे नहीं डिपेंड करते हैं, नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल चेंज, फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते हैं, लाइक प्रेशर पे डिपेंड नहीं करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिज्म पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करते हैं। जबकि आपने पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में, इसके पहले वाले सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि लीचेटेरियल प्रिंसिपल्स है और बहुत सारी चीजें आपने देखा है। तो ये क्या होते हैं, जनरली डिपेंड करते हैं, है ना, जनरली डिपेंड करते हैं। तो पॉइंट हमारा हो गए, कितने पॉइंट हो गए हैं, 5 पॉइंट हम लोगों ने डिफरेंस में पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं छठा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे भी मैं स्टार लगाऊंगा, ठीक है, दे फॉलो। अब आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हुआ है, राइट, तो उसके हिसाब से दिमाग लगाइएगा, दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे उनका ऑर्डर कितना होगा, ऑलवेज फर्स्ट होगा, ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। ये जो आपके पास होते हैं कोई भी हो सकता है, मे बी एनी ऑर्डर, मे बी एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, भाई ये 1 हो सकते हैं, 1/2 भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3/2 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। मतलब केमिकल चेंज में ऑर्डर फिक्स नहीं है, लेकिन रेडियो एक्टिव चेंजेज में ऑर्डर एकदम से फिक्स है। देख लीजिए यहां तक, बताओ बेटा, क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो। विजुअलिटी क्लियर है ना, विधि समझ में आ रहा है? चलिए अब हम इन्हीं दोनों में एनर्जी चेंज की बात करेंगे, मतलब सातवें पॉइंट, एनर्जी चेंज देखेंगे दोनों। यही तो कमाल की बात है
इसमें जो एनर्जी चेंज आएगा वो आएगा 10 के पावर 6 से लेकर के 10 के पावर 8 किलो कैलोरी का। लेकिन इसमें जो चेंज आएगा एनर्जी का वो आएगा 10 के पावर 2 से 10 के पावर 3 किलो कैलोरी का चेंज आएगा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई साहब, है ना, लगभग 10 के पावर 5 टाइम्स ज्यादा है। 10 के पावर 5 को थोड़ा एक्सप्लोर कर दीजिए तो ये हो जाएगा ऐसा, ऐसा बनेगा। कितना लिखा मैंने बताना जरा पढ़ के। बताइए भाई। 10 के पावर 3x। इसका मतलब 1 लाख गुना ज्यादा एनर्जी दे रहा है ये, है ना। इस नाते जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रही हैं, क्योंकि आप जो ट्रक में भर भर के कोयला निकाल रहे हो पृथ्वी के गर्भ से, उतना काम तो 1 kg यूरेनियम से हो जाएगा, है ना। और ये सब हम बातें प्रूव करके देखेंगे। इस नाते जब कभी एटॉमिक बम या न्यूक्लियर बम कहीं पे ब्लास्ट हुआ है तो उसने इतनी एनर्जी दी है कि बड़े बड़े देश तबाह हो गए, बड़ी बड़ी शहर जो है तालाब बन गए, है ना, इतनी एनर्जी उसके अंदर आती। तो ये तो बात रही डिफरेंसेस की, और आई होप डिफरेंसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की ओर आएंगे और पढ़ेंगे जिसका नाम ही यूनिट, क्या, यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी। यहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बार बार आते हैं, तो आपको इसे पढ़ना चाहिए। यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी, ठीक है, यूनिट्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी। ये ऐसा टॉपिक है कि ये तो टीसीएस में हर साल पूछ लेता है यार, जीएस में, केमिस्ट्री में तो पूछता ही पूछता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब इसकी जो यूनिट होती है उसको बताने के 2 क्राइटेरिया है, मतलब 2 बेसिस पे मैं इसकी यूनिट को बता पाता हूं, किसकी, रेडियो एक्टिविटी की। तो पहला बेसिस है उसको बोलते हैं यूनिट बेस्ड ऑन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो पहला क्या है, जो पहला आपका क्राइटेरिया है, इसमें हम पूरी यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बेस्ड होते हैं क्या, ऐसी यूनिट बेस्ड ऑन डिसइंटीग्रेशन, क्या, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, पर सेकेंड, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं डीपीएस बोल देता हूं, ठीक है। अब 1 सेकंड में कितना डिसइंटीग्रेशन देना होगा या मिलेगा, उसके बेसिस पे मैं यूनिट को डिफाइन करूंगा। तो जो पहली यूनिट हम लोग इस पढ़ने जा रहे हैं इसमें, उसका नाम है क्यूरी। क्या नाम है, क्यूरी। अब ये क्यूरी क्या होता है, 1 क्यूरी, पहली यूनिट इसमें है क्यूरी, मैडम क्यूरी के नाम पर है, ठीक है। उसको हम ऐसे भी बोल देते हैं 1 CR, क्लियर है, CI बोल दीजिए आप। ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल, ऐसा कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जिसका कौन सा, कोई भी अमाउंट, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स व्हिच गिव 3.7 into 10 के पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का वो ग्राम, वो अमाउंट, वो केजी जो 1 सेकंड में 3.7 into 10 के पावर 10 डीपीएस डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड देता हो, उसको हम बोलेंगे 1 क्यूरी। क्या बोलेंगे बेटा, 1 क्यूरी, ठीक है। अब बताओ 1 मिली क्यूरी कितना होगा, 1 CI तो निकाल लिया हम लोगों ने, कितना आया, 3.7 into 10 के पावर 10 डीपीएस, ओके। तो बताइए 1 मिली क्यूरी कितना होगा, मिली के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर 3 से डिवाइड करते हैं ना, बताओ बच्चों,
मिली क्यूरी में क्या करते हैं आप लोग 10 की पावर 3 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब 1 जो क्यूरी होगा उसे 10 की पावर 3 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3.7 इंटू 10 के पावर 7 डीपीएस। बताइए भाई, ऐसे 1 माइक्रो क्यूरी कितना होगा बेटा, माइक्रो में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 10 के पावर 6 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 3.7 इंटू 10 की पावर, बताइए बताइए 4 डीपीएस। क्लियर बात कितना? हेलो, यस सर, यस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी बालक को है तो पूछिए प्लीज। नो सर। जरा सा भी कोई क्वेश्चन हो बेटा जरूर पूछिए, है ना। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जिसमें से हम पहला पढ़ रहे हैं क्या, ऐसी यूनिट जो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पर बेस्ड हो, इनमें से फर्स्ट क्या है क्यूरी। ओके, दूसरी यूनिट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो क्यूरी से डिफरेंट होगी। चलिए, दूसरी भी पढ़ेंगे हम लोग रदरफोर्ड। क्या पढ़ेंगे बेटा, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड केवल रदरफोर्ड साइंटिस्टों के नाम है, साइंटिस्टों की ही नाम को हमने क्या बना लिया है यूनिट, है ना। तो जो दूसरी यूनिट है वो है रदरफोर्ड के नाम पर है, रदरफोर्ड। ये क्या होगा, ये अमाउंट है किसी भी मटेरियल का जो 10 के पावर 10 डिसइंटीग्रेट 10 के पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आप सिंपल बोलेंगे क्या, अमाउंट ऑफ वन रदरफोर्ड हम बोलते हैं, ये होता है 10 के पावर 6 डीपीएस। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या होता है, अमाउंट होता है किसका, रेडियो एक्टिव सबस्टांस का। ठीक है, सबस्टांस का which give 10 के पावर 6 डीपीएस। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड कितना 10 के पावर 6। क्लियर हो गई बात इतना। अब इसी को चेंज करना है, मिली बनाओ कितना होगा, मिली बताओ बच्चों कितना होगा। ठीक है, कितना होगा मिली, 10 की पावर 3 डीपीएस। कई कई बुक्स में इसको आरएफ की जगह पे 1 आरडी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे मैं बोलूं 1 मिली आरडी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर जो आरडी आपके पास है ना उसे 10 के पावर 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 के पावर 3 डीपीएस आएगा। बताइए, अब बताओ 1 माइक्रो में कितना आ जाएगा बेटा, 1 माइक्रो 1 हो जाएगा ना सिंपली, तो आप बोलोगे 1 डीपीएस। दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं है, क्या है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। देखिए, किसी को बहुत ज्यादा मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। बात बात आप लोगों तक तो पहुंच तो रही है ना। यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी यूनिट की ओर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेकुलर। इसी को एसआई यूनिट भी कहा जाता
एक तरीके से कर सकते हैं ना। तीसरा जो आपके पास है ठीक है, बिकरल यूनिट, इसे शॉर्ट फॉर्म में BQ भी हम लोग कह सकते हैं। बहुत पूछा जाता है, ये पीसीएस नहीं पूछता कि SI यूनिट क्या है ना। क्लियर है? तो आप बोलोगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज SI यूनिट। क्या बताइए? इट इज SI यूनिट, ठीक है। और ये क्या होगा? 1 जो BQ होगा हो जाएगा 1 DPS, सबसे छोटा है वैसे देखा जाए तो। एक बेकुलर में होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 DPS होगा, ठीक है। और जब आप ऐसे ही 10 के पावर 6 बेकुलर लेके आओगे तो एक RD बनेगा। क्या बनेगा? एक रदल फोल्ड, है ना। अभी तो आप लोगों ने पढ़ा है। तो क्या बेकुलर का रिलेशन मैं क्यूरी के साथ बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। जब मैं 3.7 इंटू 10 के पावर 10 बेकुलर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? एक क्यूरी बन जाएगा। सही बात है ना। क्लियर है बच्चों? तो अब बताओ 1 क्यूरी में मैं इसी बात को ऐसे लिख सकता हूं, 1 क्यूरी में लिख सकता हूं मैं इसको 37 गीगा बेकुलर। क्या लिख सकते हैं बेटा? गीगा बेकुलर। अब 1 गीगा में क्या होता है ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट किया है 1 गीगा। गीगा पढ़ा है आप लोगों ने? एक होता मेगा, एक होता गीगा। 1 गीगा में कितना होता है कोई बताए? हाँ बच्चों, 10 के पावर 9 क्या होता है? 10 के पावर 9। क्लियर है? तो गीगा एक तरीके से प्रीफिक्स है। अगर मैं यहां से 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 के पावर 9 ही तो बचेगा। ये इसमें से 10 निकाल के इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 37 हो जाएगा और ये 10 के पावर 9 बचेगा। 10 के पावर 9 को 1 गीगा बोलते हैं। बताओ भाई, देखो किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये 3 यूनिट को हमने क्लियर कर लिया है। SI यूनिट क्लियर हो गया? क्योंकि बार कंफ्यूज रहते हैं हम लोग कि SI यूनिट कौन सी है। आप दो भाई, या किसी का कोई क्वेश्चन है? यूनिट में आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी, क्योंकि यूनिट क्वेश्चन फिक्स होता है एग्जाम में। चलिए सेकंड पढ़ते हैं हम लोग, सेकंड टाइप का यूनिट, ठीक है। पी टाइप यूनिट हम लोग बोलेंगे। ऐसी यूनिट होगी जो बेस्ड होगी इसके इफेक्ट ऑफ रेडिएशन पे, ठीक है ना। तो बी कैटेगरी इनमें हमको पढ़ने वाले हैं यूनिट बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। बहुत जरूरी इन चीजों को जानना, क्योंकि आज की दुनिया बड़ी स्टेबल है ना, बड़ी सॉरी अनस्टेबल रेडिएशन। रोज धमकी दे रहे हैं कि हम इस देश पे एटॉमिक बम डाल देंगे, न्यूक्लियर बम डाल देंगे, राइट। जो इस सब केमिस्ट्री को पढ़ लेगा ना वो कभी नहीं कहेगा किसी से कि न्यूक्लियर बम डाल देना है। केवल वही बोल रहे हैं, वही कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पे कि इस देश पे डाल दो। अरे दुश्मनी अलग बात है, अगर किसी देश से दुश्मनी भी हो तो उसके ऊपर हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि हम उसकी हत्या करने के तरीके से बम डाल के, क्योंकि ये इतना खतरनाक है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को डैमेज कर देगा, ठीक है।
तो सबसे पहले इसमें हम उन यूनिट को पढ़ते हैं जो एक पर्टिकुलर अमाउंट को डिफाइन करते हैं जिससे कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, राइट, या कोई पर्टिकुलर इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रोन्टिजेन। क्या पढ़ेंगे बेटा? रोन्टिजेन। रोन्टिजेन के बारे में आप जानिए, इसको रंजन केड़ी भी कहते थे। रोन्टिजेन, रोन्टिजेन के बारे में कुछ अच्छी बातें मैं आपको बता दूं पहले, ठीक है। ये रोन्टिजेन ही थे जिन्होंने डिस्कवरी करी थी, जिसकी डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। इन्होंने पहली बार एक्सरे की डिस्कवरी की, अननोन रे की, ठीक है। और उस एक्सरे से उन्होंने अपनी जो इनकी गर्लफ्रेंड थी उनकी उंगली में ब्रेकअप, यहाँ पे टूट गया था, यहाँ पे हड्डी कोई बोन्स, उसका एक्सरे लिया था इन्होंने, और इसके लिए इन्होंने फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज मिला था 1914 में, ठीक है, फर्स्ट नोबेल प्राइज। तो आप बहुत बड़े बड़े लोगों को पढ़ रहे हैं इन फिजिक्स, और इन्हीं के नाम पर एक यूनिट दे दी गई, किसकी? रेडियो एक्टिविटी की। तो ये होता क्या है? ये होता है क्वांटिटी ऑफ एक्सरे और गामा रे टू प्रोड्यूस 1 ESU चार्ज ऑन सैंपल ऑफ एयर equivalent to 1 ml at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180। क्लियर है? तो हमें देखना होता है ये क्वांटिटी बताता है किसका? क्वांटिटी किसका बताता है बेटा? क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस है ना, व्हिच गिव एक्सरे, या तो एक्सरे दे रहा हूं या उन्होंने गामा को भी कंक्लूड करा, गामा रे, है ना। ऐसा अमाउंट किसी सबस्टांस का लेते हैं जिससे इतनी एक्सरे या गामा रे निकल रही हो, व्हिच क्रिएट कर रही हो क्या? 1 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 1 ESU चार्ज in 1 सेंटीमीटर क्यूब एयर, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 प्रेशर। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है बेटा जी? 1 ml। क्या मतलब हुआ इसका? 1 ml आपको हवा लेनी है, उस 1 ml एयर के अंदर 1 ESU चार्ज डेवलप करा देने वाली, ठीक है, एक्सरे या गामा रे जिस सबस्टांस से निकलेगी उस सबस्टांस के अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? रंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रंजन बोलेंगे। क्लियर है? बताओ आप। तो जहां पर भी एक्सरे वगैरह होता है ना, वहां पे आप रंजन रे यूनिट यूज करते हैं, रंजन, रोंजन बोलते हैं इसे, ठीक है, बीम रोंजन। ना समझ में आया हो तो पूछ लो भैया से, मिलो फिर से, मैं दोबारा से आप लोगों को बता दूंगा। ओके, एनी कंफ्यूजन? रोंजन क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. चलो देखो बेटा, तो दूसरी यूनिट है, उसमें भी हम अमाउंट ऑफ रेडिएशन की बात करेंगे, ठीक है। रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, क्या पढ़ेंगे दूसरे में? रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, इसको हम सिंपल फॉर्म में RAD पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? RAD, ठीक है, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में कई बार। तो
ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, RAD, ये होता है एक्चुअली में अमाउंट ऑफ रेडिएशन, amount of radiation which give 10 के पावर माइनस 2 जूल एनर्जी पर केजी टिश्यू, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, पर केजी टिश्यू, किसी भी टिश्यू पे, चाहे वो बायोलॉजिकल कोई भी मटेरियल हो, उसका 1 किलोग्राम टिश्यू लेना है, उस पे आप इतना रेडिएशन डालिए जिससे उसको 10 की पावर माइनस 2 जूल एनर्जी मिल जाए, 10 की पावर माइनस 2 जूल। अब देखो बेटा, ये जो आपके पास 1 RAD अल्फा होता है ना, 1 RAD, इसके लिए अल्फा पार्टिकल के लिए ये मोर हार्मफुल होता है, मोर हार्मफुल होता है देन 1 RAD बीटा, ठीक है। अगर आप 1 RAD अल्फा पार्टिकल उस पर एक्सपोज करेंगे और 1 RAD बीटा पार्टिकल एक्सपोज करेंगे तो ये ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा एनर्जी देगा, जल्दी डिस्ट्रॉय कर देगा टिश्यूज को, किसी इंसान के ऊपर पड़ा तो। क्लियर है? अब इसको हम एक नए शब्द, हाँ बेटा, हेलो Sir, which property of alpha RAD make it more harmful than the beta RAD? जी How it can be defined by this thing? बेटा, देखो ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन होता है, क्या होता है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन। अब अल्फा भी रेडिएशन है, बीटा भी रेडिएशन है, गामा भी रेडिएशन है, एक्सरे भी एक्सरे, ये सब रेडिएशन के टाइप्स है, राइट। हेलो हेलो, Yes, sir. ये कह रहा है कि इनमें से किसी भी रेडिएशन की वो अमाउंट जो 1 किलोग्राम टिश्यू को 10 के पावर माइनस 2 जूल एनर्जी दे दे, सप्लाई कर दे, उसको गर्म कर दे या दे दे, उसको ट्रांसफर कर दे, उस हिसाब से देखा गया कि अगर 1 RAD अल्फा रेडिएशन का हम पढ़े, 1 RAD बीटा का पढ़े, तो अल्फा ज्यादा हार्मफुल है कंपेयर टू बीटा। Yes, sir. ओके, ये बात। Okay. अब इसको हम एक दूसरे टर्म में पढ़ने वाले हैं, एक नया टर्म इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका नाम है RBE, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको बेटा, रिलेटिव, RBE, इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव, अल्फा रिलेटिव, बी फॉर बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ई फॉर इफेक्टिवनेस। और जब हम इस, जो भी आप पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, RAD है ना, इस RAD में जब मैं इस RBE को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो बनेगा एक नया क्या, REM, रेम बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, रेम। इस रेम को पढ़ना है, ये रोन्टिजन इक्विवेलेंट है, क्या बेटा, रोन्टिजन इक्विवेलेंस फॉर मास है, जब भी पढ़ा था हम लोगों ने रोन्टिजन यूनिट थी ना, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, रोन्टिजन इक्विवेलेंट फॉर मास। तो रैम का यूनिट पता लग गया आप लोगों को, रैम क्या होता है। RAD तो आप जानते हैं क्या, रेडिएशन एब्जॉर्ब, बताओ RAD का फुल फॉर्म क्या पढ़ा दिया आप लोगों ने, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, Disc. है ना। क्लियर है बच्चों,
तो रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज हो गया, रिलेटिव Yes, वाइब्रेशन sir. इफेक्टिवनेस हो गया, और रोन्टिजन इक्विवेलेंट मास हो गया। इन तीनों की मीनिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, तीनों का जो ये एक तो ये फार्मूला पता होना चाहिए, यही पूछ लेता है कई बार, बहुत बार फुल फॉर्म पूछ लेता है बस। बड़े एग्जाम की बात बता रहा हूँ, छोटे एग्जाम की नहीं। जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें पूछ लेगा रैम की मीनिंग क्या होती है, रैम का फुल फॉर्म क्या है। इनाते भैया इन सब चीजों को एक नोट्स बना करके पढ़ते रहिए धीरे धीरे, है ना, तो आपको याद रहेगा दिमाग में। नहीं वहां पर एक ही अक्षर मिस करोगे तो आपका 4 साल बर्बाद होगा, क्योंकि एक बार जब जॉब खत्म होती है तो फिर 4 साल बाद रिपीट होती है सेम चीज। ठीक है, बात है वन ग्रे। क्या होता है बेटा? वन ग्रे। वन ग्रे अगली यूनिट है थर्ड। सिंपली हम जीवाई पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा? जीवाई। ये रेडिएशन की वो अमाउंट होती है जो डिपॉजिट करती है 1 जूल एनर्जी और 1 केजी मटेरियल्स। ठीक है ना, तो हम इसे सिंपली इस वाले केस में एसआई यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इट इज एसआई यूनिट। इट इज एसआई यूनिट। अभी क्या होता है बेटा? देखो दस सभी लोग, ये जो आपके पास होता है अमाउंट ऑफ रेडिएशन होता है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन कुछ डिपॉजिट, क्या क्या डिपॉजिट करती है, गिव कर सकते हैं 1 जूल एनर्जी। वो पहले 10 के पावर -2 था। 1 जूल एनर्जी किसको? टू 1 केजी मटेरियल। 1 किलोग्राम मटेरियल में जितना रेडिएशन 1 जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए, डिपॉजिट कर पाए, उसको हम 1 जीवाई बोलते हैं। जूल का और लोगों से क्या रिलेशन है वो भी मैं आप लोगों के साथ बता देता हूं। 1 जूल आपने पढ़ा होगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल, है ना। ये लार्ज जूल का रिलेशन है, जूल और केल्विन रिलेशन। फिर देखिए उसके बाद 1 जूल जो है वो होता है 10 की पावर 7। पढ़ा होगा आप लोगों ने इसको, है ना। ये तो पढ़ा होगा बच्चों सभी लोगों ने, 10 की पावर 7। तो यहां से अगर हम निकालें तो जीवाई बड़ी यूनिट है, मतलब 1 ग्रे जो आपके पास होता है बच्चों, देखो क्या होता है 100 RAD होता है। RAD का फुल फॉर्म रिपीट करो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में। RAD क्या पढ़ाया था मैंने आपको? बताओ बेटा। वेरी गुड, 2 लोगों ने करा है। रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, बहुत बढ़िया। सर हाँ बेटा। जनरली जो भी कोई क्वांटिटी होती है, मतलब जो भी कोई यूनिट वो होती है, उसका एक ही एसआई यूनिट होती है। हाँ इसके बिल्कुल कितने सही एसआई यूनिट है? बोला। 2। बस 2 ही है, मतलब जो हाँ, अभी 2 हमने ही। पढ़े, एक बेकराल और एक ग्रे। ध्यान से सुनो मेरी बात। जो पहली एसआई यूनिट हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना, वो इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन पे वो बेस्ड था ऐसे। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, जनरली जो एनसीईआरटी है वो डिसइंटीग्रेशन पर बेस्ड है, राइट, बेसिक लेवल पे। ओके, ठीक है। है ना। तो वहां पे आप बेकुरल को लगा सकते हैं, राइट, क्योंकि क्यूरी ही बहुत ज्यादा फेमस है बेकुरल की कंपेयर में। इस आते बच्चे क्यूरी लगा देते, गलत कर देते हैं वहां पे, है ना। लेकिन वो जो अमाउंट पर बेस्ड था वो उसमें था ही नहीं सिलेबस में, उस मतलब बेसिक सिलेबस में नहीं था, ये बीएससी के सिलेबस में। तो पीजीटी एग्जाम्स में पूछ लेता है, इसके फुल फॉर्म पूछ लेगा। ओके,
हाँ, बट अगर क्वेश्चन आता है एसआई यूनिट के ऊपर तो अगर ऑप्शन में होता है तो कौन सा जब भी टिक ऐसा करना है यूनिटों उसको? का क्वेश्चन बना है आज तक, मैं बताऊं जितनी बार मैंने हाँ पेपर दिए, जब भी बनेगा बेटा तो उसमें चारों पूछे जाएंगे। एक तो क्यूरी पूछा जाएगा, एक बेकुलर पूछा जाएगा, रदरफोर्ड पूछा, ये 3 पूछे जाएंगे, ठीक है। हम्म, बस उसमें बेकुलर पे टिक कर देना आपको, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, राइट। ठीक है। हाँ, हो सकता है कि उसे कॉम्प्लिकेटेड पेपर बनाना हो, ये भी डाल दे और वो भी डाल के बोल दे बोथ ए एंड बी, राइट। हाँ, तो उस केस में बोथ होगा। तो हम बोल देंगे बहुत टिपिकल पेपर है वो, कंप्लीट है ना बच्चों के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग इससे पढ़ते हैं, मैक्सिमम नोट्स में आप आओगे इससे, तुमने भी बहुत सारे नोट्स पढ़े होंगे, सब में ये नहीं है ना। हम्म, क्योंकि वो तीनों यूनिट तो हर जगह पढ़ते थे, रदरफोर्ड, क्यूरी और बेकुलर, है ना। बताइए। ठीक है भाई। अगला वही था जो चौथा हमारा रैम है। रैम को मैंने आपको बता दिया था कि चूंकि हर एक जो रेडिएशन है वो उनका सेम अमाउंट अलग अलग मास को क्या करता, डिस्ट्रॉय करता है। इस नाते रैम को उन्होंने क्या करा, पहले तो आपने ले लिया आरएडी ले लिया था, उस आरएडी में एक फैक्टर लगा दी, इसको हम बोलते हैं आरवीई, है ना। तो ये बन गया था आपका क्या, रैम। तो ये जो आरवीई है ना, ये अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग होता है, जो आरवीई की वैल्यू होती है, क्लियर है। अलग अलग अल्फा के लिए लगभग 10 होता है, गामा के लिए लगभग 1 होता है, इस तरीके से होता है। अब एक और होता है बेटा, इसको बोलते हैं सीवर्ट। क्या बोलते हैं, सीवर्ट या साइवर्ट बोलते हैं, ठीक है, साइवर्ट। ठीक है, एस बी बोलेंगे इसको हम सिंपल। ये एस बी क्या होता है बेटा, ये 100 रैम के बराबर होता है, किसके, 100 रैम के। तो 1 एस बी क्या होता है आपका, सिंपली बस ये आप याद कर लीजिएगा कि कौन किसकी कितना बराबर होता है, ठीक है। 100 तो सेब बड़ा है या रैम बड़ा है, बताइए, साइवर्ट बड़ा है या रैम बड़ा है, कौन सी यूनिट बड़ी होगी। साइवर्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये साइवर्ट है ना सर, SIEVRT? हाँ जी, हाँ जी, साइवर्ट। देखो बेटा, अब लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं छठा, इसको बोलते हैं LD50। LD50 बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस के पेपर में इसके पूछे जाने के फुल चांस है, क्योंकि पूरी दुनिया में लड़ाइयां चल रही है, ठीक है, और हर जगह रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में LD50 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके पहले तो मीनिंग को समझना है ना, कि ये क्या होता है। तो इसको LD50 का फुल फॉर्म होता है बेटा, लीथल डोज ऑफ 50%, ठीक है। ये क्या होता है, ये LD50 मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है अमाउंट ऑफ रेडिएशन, क्या बेटा, अमाउंट ऑफ रेडिएशन नीडेड या रिक्वायर्ड, नीडेड कर सकते हो आप, ठीक है, टू डिस्ट्रॉय, टू किल, खत्म करना है, टू किल 50% ऑफ गिवन पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन पर्टिकुलर जहां पे डिफाइन किया गया उसका 50% जो एटी टाइम खत्म कर दे, उस अमाउंट को बोलते हैं क्या, LD50, ठीक है। मान लीजिए एक शहर में 1 लाख जनता है, तो उस 1 लाख जनता में केवल 50,000 बचे, 50,000 किल हो जाए, तो जितना अमाउंट रेडिएशन की उनके ऊपर गिरेगी उसी को बोलेंगे LD50। हेलो। यस सर। ओके सर। पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन है बेटा, पूरी दुनिया का जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है, पूरी दुनिया का, फॉर एंटायर
ह्यूमन पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की आबादी लगभग कितनी होगी बेटा? 6.5 अरब होगी। जो LD50 जानते हो कितना है? 250 से लेकर के 410 RAD। सोच लो आप, मतलब अगर 410 RAD का रेडिएशन इस पृथ्वी पर आ जाए, पूरी दुनिया आधी हो जाएगी। ठीक है, पूरी दुनिया आधी हो जाएगी। तो बहुत खतरनाक चीज आप पढ़ रहे हैं, हल्की फुल्की चीजें नहीं है। LD50 का तो फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कई बार एग्जाम्स में, यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछा गया है ना। तो एक बार फिर से रिकैप कर ले हम लोग। हमने रैम पढ़ा है। रैम का मतलब क्या था बच्चों? रोन्टिजन इक्विवेलेंट मास। फिर हमने LD50 पढ़ा, फिर हमने RAD पढ़ा, फिर हमने RVE पढ़ा, हमने सीबर्ट पढ़ा। ये सारी क्या थी? यूनिट्स थी। क्या थी बेटा जी? यूनिट्स थी। किसकी? रेडिएशंस की। चलिए अब हम इन अल्फा बीटा गामा की सील्डिंग देखेंगे। ये कैसे सील्ड की जा सकती है, रोकी कैसे जा सकती है ना। तो देखो बेटा, अल्फा बीटा गामा की सील्डिंग, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, अगर ये कहीं इमिट हो रहे तो बचना कैसे है? अल्फा से, बीटा से और गामा से। अल्फा बीटा और गामा से, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए बच्चों, जो रिलेटिव पेनिट्रेटिंग पावर है, रिलेटिव पेनिट्रेटिंग पावर RPP, रिलेटिव पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा की 1 मानी गई है, इसकी 100 मानी गई है और इसकी 1000। ठीक है, 1000 क्या 10,000 मान सकते हैं हम, 10,000 10 इतना है। अब अगर आप चाहते हैं अल्फा को रोकना है तो आपको पेपर लगाना पड़ेगा, पेपर से रुक जाता है। ठीक है, पेपर से रुक जाता है। स्किन अगर मोटी है तो उससे भी रुक जाएगी। क्लियर है? पेपर। बीटा के लिए 3 मिलीमीटर की एल्युमिनियम चाहिए। क्या चाहिए? 3 मिलीमीटर क्या बेटा? एल्युमिनियम फाइल चाहिए। अगर ये आपके पास है, इसकी आपने पन्नी है, ऐसे ओढ़ लिया तो बीटा से बच जाएंगे। गामा से कंक्रीट की चाहिए या लेड, सॉरी लेड का। इससे लेड का चाहिए आपको, शीशे का बना हुआ या कंक्रीट, है ना, से बनी हुई कोई दीवार हो, एक ऐसा घर जो कंक्रीट से बनी हुई हो, मोटी सी, है ना, जैसे इस टाइम इजराइल वगैरह में देख रहे होंगे आप लोग। तो ऐसा घर बना के रखिए कि कभी कोई आपके ऊपर बम डाले तो एक ऐसा घर हो जो बिल्कुल कंक्रीट से बना, है ना। तो उसके अंदर अगर आप चले गए तो इनके रेडिएशन का असर आप पर नहीं होगा, लेकिन आप ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डेथ हो जाएगी हमारी। क्लियर है? तो बहुत सारी खतरनाक चीजें हैं जिनको आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। चलिए थोड़ी सी मैं आप लोगों को बात बताऊंगा किसकी? पीरियोडिक टेबल्स की। किसकी? पीरियोडिक टेबल्स की। पीरियोडिक टेबल्स, कौन सा अच्छा लग रहा है भाई?
सब बेचने में लगे भैया। देखो बड़ा हो जाए तो अच्छी बात है ना। विजुअल है? यस सर। थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल पढ़ा दूंगा तो चीजें आसान लगेंगी आपको। देखो बच्चों, दिख रहा है कि सबको? ये है मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स। क्लियर है? दिख रहा है ना सबको? यस सर। इस पीरियोडिक टेबल्स में आप देखते हैं कि ग्रुप बने हुए हैं इस तरीके से 18 और 7 पीरियड बने हुए हैं। क्लियर है? इनमें हर एक एलिमेंट का एक फिक्स पोजीशन है, लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में ये जो बिस्मथ है ना, ये 83 बिस्मथ, बीआई बिस्मथ 83 वाला, इसको ध्यान से देखिए। ये नाइट्रोजन फैमिली का लास्ट है। नाना पाटेकर ऐश्वर्या से बोले बिस्मथ। बिस्मथ को लेके बिस्मथ के बाद मतलब 83 और 83 के बाद बिस्मथ की जज्बात पोलोनियम में जिसको खोजा था किसने? मैडम क्यूरी ने। बिस्मथ के साथ मतलब ये लेड के बाद जो भी हैं सभी के सभी रेडियो एक्टिव हैं। 83, 84, 85, 86, ठीक है, ये सारे 87 ये रेडियम है। ये सबसे ज्यादा 3 मिलियन टाइम्स ऑफ यूरेनियम है। तो दल्फोडियम है, ड्यूबेनियम है, सीवोर्जियम है, बोरियम है, हेक्सनियम है, ठीक है, ये सारे के सारे। इधर ये लेंथेनाइट, लेंथेनाइट नहीं है रेडियो एक्टिव। देखिए लेंथेनाइट कहा तो रेडियो एक्टिव, कोई लेंथेनाइट रेडियो एक्टिव नहीं, इनमें से रेडियो एक्टिव नहीं। क्लियर है? लेकिन एक्टिनाइट, एक्टिनाइट सारे रेडियो एक्टिव है बेटा जी, सारे एक्टिनाइट्स क्या रेडियो एक्टिव है ना? एक्टिव देखो, था प्यार से उसने पुकारा अमन कम वे कल, ठीक है, इसके ट्रिक्स डालने ग्रुप में आप ऊपर नीचे, ये सारे के सारे क्या रेडियो एक्टिव्स हैं। और सबसे मजेदार बात बताऊं मैं, यूरेनियम में 92 के बाद जितने हैं सारे मैन मेड हैं, इन्हें इंसानों ने बनाया है। केवल नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम के थोड़े बहुत ट्रेसेस नेचर में है, बाकी सब एक साइंटिस्ट है सीबोर्ग और सीगर, उन्होंने बनाया था, उन्होंने मतलब प्रोड्यूस किया, लैब में बनाया है। तो यूरेनियम के बाद वाले सारे क्या कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। इनसे पहले यहाँ पर एक टेक्सीनियम, टेक्नीशियम, टेक्निक से बना, मतलब कि आर्टिफिशियल एलिमेंट टेक्नीशियम है, और एक प्रोमीथियम, ये दोनों टेक्नीशियम और प्रोमीथियम ये दोनों मैनमेड हैं। और यूरेनियम के बाद के सारे मैनमेड हैं, इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहा जाता है। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं उसे आप समझिए थोड़ा सा। ये देखिए आप लोग, इसमें कोई भी एलिमेंट आप देखेंगे, ठीक है ना, मान लीजिए कि मैं आप लोगों से बात करता हूं कैल्शियम का, या मैंने आपसे बात कर ली किसकी? क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। कितना है? 24। जब इसके एटॉमिक नंबर जो 24 है, इसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 25 हो जाएगा। क्लियर है? 24 में जब आप एक ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। इसका मतलब कि जब क्रोमियम में किसी भी रीजन से एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो जो नया मिलेगा, जो नया मिलता है उसको यहाँ पे डाटर कहते हैं, और जिससे मिलता है उसको फादर कहते हैं। क्लियर? मान लीजिए रेडियो एक्टिव चेंज में क्रोमियम से मैग्नीज बनना है, मान लीजिए, राइट? तो क्रोमियम से जब मैग्नीज बनेगा तो इसका मतलब जो नया बन रहा है वो पहले से बाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है? राइट जाएगा ना सर? राइट जाएगा, वन प्लेस। ऐसे ही अगर मैं इसमें बोलूं कि 2 प्रोटॉन्स कम हो गए तो जो मैग्नीज था वो यहां पे आ जाएगा वैनेडियम में, 2 प्लेस। तो हमें इसी तरीके से ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ना है, जो कि बेस्ड किस पर होगा बेटा? पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड होगा, और उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सेशन में। क्लियर है यहां तक? तो आई होप पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में नहीं होगा, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना? ठीक है भाई। चलिए।
अगला है थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। क्लियर है? अब पहली जो थ्योरी है उस थ्योरी को किसने दी थी? फर्स्ट वाली बाई रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रदरफोर्ड। एंड दूसरे थे कौन? सोडी। ठीक है, वो तारक मेहता वाले ने अलग। ठीक है, इन्होंने बताया था कि पहला पॉइंट इन्होंने बताया था कि सबसे पहले अल्फा या बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा इमिशन को इन्होंने क्या नाम दिया था? मैंने लिखवाया रहा होगा आप लोगों को। इसको बोलते हैं प्राइमरी एमिशन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमिशन। जब प्राइमरी एमिशन हो जाएगा तब ये लोग बोलते हैं कि गामा एमिशन होगा। ठीक है, और गामा एमिशन को इन्होंने एक नाम दिया है क्या? सेकेंडरी एमिशन। ठीक है ना, सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी एमिशन नाम दिया है। ओके, अब वो क्यों करेंगे वो सब बातें लोग अभी पढ़ने वाले हैं। अल्फा और बीटा एमिशन हो गया, उसके बाद क्या हो गया? गामा एमिशन हो गया। ठीक है भाई, तो देखो अब आप बोलोगे ये एमिशन करता कोई क्यों है? क्योंकि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, आप पढ़ क्यों रहे हैं? स्टेबल होने के लिए। ऐसे जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, क्या है? अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल है। कोई भी न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल है तो चाहेगा क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। अब स्टेबल बनने के रास्ते में वो कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, जैसे अपनी नींद का त्याग कर रहे हैं आप लोग, है ना? टीवी में मैच आ रहा होगा उसे नहीं देख रहे हैं, है ना? अपने दोस्तों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपने त्याग किया है। तो अनस्टेबल से स्टेबल होने में त्याग है। पहला है कि वो अल्फा निकाल दे तो स्टेबल हो जाए, या बीटा निकाल दे तो स्टेबल हो जाए, अल्फा और बीटा दोनों निकाल दे तो स्टेबल हो जाए, और अल्फा और बीटा दोनों निकालने के बाद स्टेबल नहीं होता तो तीसरा केस क्या है? गामा निकालना पड़ेगा। समझ में आगे बात की नहीं आई? बताओ। यस सर, यस या सर। तो अल्फा निकाल के स्टेबल हो जाए, या तो बीटा निकाल के स्टेबल हो जाए, या दोनों निकाल के स्टेबल हो जाए, और तब भी स्टेबल नहीं होता है तब उसे गामा निकालना पड़ता है। इसका मतलब गामा का एमिशन जरूरी नहीं होता। क्लियर हो गई बात इतना? यस सर। ठीक बात है। तो अब हम देखते हैं कि अल्फा एमिशन होता कैसे है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें पहला कि अल्फा का एमिशन होगा कैसे। किसी से जब अल्फा एमिशन होगा तो क्या चीज उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अल्फा का मतलब क्या होता है भैया? अल्फा का मतलब होता है 2He4। क्या होता है? 2He4। ठीक है, तो ये हो गया 4 यूनिट मास। क्या हो गया? 4 यूनिट मास हो गया, और 2 यूनिट क्या हो गया? चार्ज हो गया। और ये है क्या? ये न्यूक्लियस है किसके? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियस, हीलियम किससे बना हुआ जी? हीलियस से बना हुआ है। हीलियस का मतलब क्या होता है? सन। एक बार क्या हुआ था? सोलर इक्लिप्स हुआ था, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट आए थे इंडिया के बिहार में। वहां पर उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, लाइव स्ट्रक्चर, जो अर्थ पर मौजूद नहीं था। तो उन्होंने कहा सन से आ रहे इस नाते उसका नाम हीलियस रखा, कि एक ऐसा अनोखा एलिमेंट होगा जो सन के क्रोड में है। क्लियर है? मैंने एक टेस्ट डाला हुआ है, प्लीज उसे आप लोग सॉल्व करिएगा। उसमें सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना? तो टेस्ट पेपर आपको पहले मिलेगा रेगुलर हर टॉपिक से पहले। तो अगर हम कहीं से अल्फा निकालेंगे, जब किसी से एक अल्फा निकलेगा तो उसके मास में कितने की कमी आएगी बच्चों? 4 की। और उसके एटॉमिक नंबर में कितने की कमी आएगी? 2 की। तो मान लीजिए एक न्यूक्लियाई है आपके पास, ए है, जिसका मास नंबर मान लीजिए, या एक एलिमेंट, एक न्यूक्लियाई एक्स है जिसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर क्या है? जेड है। तो एक्स से क्या बन रहा है बेटा? एक्स से मान लीजिए वाई बन रहा है। कितना अल्फा निकालना है? मान लीजिए एक अल्फा निकालना है। कितना अल्फा निकालना है? एक अल्फा, या एन अल्फा निकालना है। कितना?
एन अल्फा इससे माइनस हो रहे हैं। तो बताइए इसमें कितने की कमी होगी, यहाँ पे कितने की कमी होगी? एक निकलता तो 4 की कमी होती, एन निकला तो कितने की कमी होगी? 4n। 4n। तो इंटू 4n हो गया। वैसे यहां पे बताओ क्या होगा? 2 माइनस 2n 2n। 2n हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो अगर मुझे n निकालना हो तो क्या करूंगा? यहां से n निकालना हो तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना हो तो क्या करूंगा बेटा? इस a में से किसको घटाऊंगा? a माइनस 4n एंड डिवाइड बाई क्या कर दूंगा? 4। आंसर क्या हो जाएगा? n। करके देख लो, सही बात है? हेलो, यस सर। ठीक है भाई। किसी की वो ओपन हो गई भाई। ठीक है भाई। तो आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ से जो मैंने अभी तक पढ़ा है इसको देख करके, मान लीजिए आपके पास है यूरेनियम 92, क्या है? यूरेनियम 92 है, 238 था, और इससे बना है क्या? थोरियम 90, 234। कितने अल्फा निकलेंगे बताओ? एन की वैल्यू कितनी होगी? एक ही होगी ना सर? एक ही होगी, सिंपल सी बात है, एक ही होगी बेटा जी, एक ही होगी। क्लियर है? एक से ज्यादा होने की चांस ही नहीं है। तो ये सब क्लियर होगा। आज की लेक्चर वहीं पे क्लोज करते हैं। जो बचा हुआ पोर्शन है उसे हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? किसी को कोई डाउट्स वगैरह होगा तो आप दोबारा देख लीजिएगा। टेस्ट जरूर दीजिएगा आप लोग, चाहे आपके नंबर 0 आए। टेस्ट मत छोड़ा करिए प्लीज। चलिए और गुड सर, नाइट आला। हाँ बेटा। जो टेस्ट आप डालते हो, हाँ सपोज कोई डाउट वगैरह है तो वो डिस्कस कर सकते हो क्या बाद में? फिर आप एक डेट बिल्कुल कर कोई भी दूंगा, लेके यहीं वो पे पूरा वीडियो बना पेपर दूंगा मैं। आप। ठीक है? हाँ जी हाँ जी, जैसे कल लेक्चर होगा तुम बताओ कि टेस्ट में दिक्कत, मैं टेस्ट पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? मतलब हर एक, मतलब जो भी आप टेस्ट डालते हो सॉल्व करने के बाद ऐसे डिस्कशन आप कर सकते हो क्या? मतलब सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ बेटा, अगर तुम बता दोगे कि डाउट है तो। ठीक है, ठीक है? चलेगा। ठीक है वैसे सर। उसके सलूशन सारे डाले जाते हैं उसमें, सलूशन पे टिक करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है? लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता तुम बता दो सर इसमें डाउट है तो मैं उसे सॉल्यूशंस एक्सप्लेन का करूंगा। आंसर तो दिखता है सर, बट सॉल्यूशन नहीं दिखता उसमें। सोल्यूशन दिखता, सोल्यूशन आपको दे दूंगा, उसमें सोल्यूशन दिखेगा, है ना? मुझे दिखता है। ठीक है? ठीक है। ठीक है सर। ओके बेटा, ठीक। ओके, थैंक यू चलिए सर। गुड नाइट।